हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जिस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं वो है लेजिस्लेचर, जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका चैप्टर नंबर 5 है ये लेजिस्लेचर, जिसको लेकर हम लोग पिछले 4 पार्ट्स से डिस्कस करते आ रहे हैं। हम लोगों ने ये जाना कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं, 2 हाउसेज हैं तो उनकी ज़रूरत क्यों है, कि 2 हाउसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। राज्यसभा लोकसभा के बारे में हमने जाना, उनके फंक्शंस क्या है, उनके पास पावर्स वगैरह क्या है, स्टेटस क्या है स्पेशल राज्यसभा के, वो हमने जाना। इसके बाद हम लोगों ने ये जाना पिछले लेक्चर में स्पेसिफिकली कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज जो इसका एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, एक तो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में कि क्या काम रहता है कमिटीज़ वगैरह का, उसके बारे में, और दूसरा ये है कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है। तो ये 2 टॉपिक के साथ आज हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो हमारे अदर सोर्सेज हैं उनके साथ हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के साथ अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात हमने करनी है कि व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। ठीक है, इस टॉपिक को भी हालांकि हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज कितनी होती हैं, ठीक है, क्या क्या इन कमिटीज के रोल होते हैं। तो बहुत सारी कमिटीज होती है पार्लियामेंट की, और हमने कल एक बेसिक डिस्कशन में बात की थी कि जब बिल जो होता है, जब वो लॉ बनता है, तो बिल में हमने एक पूरा का पूरा जो प्रोसीजर देखा था, जो एक फ्लो डायग्राम के जरिए, जो फ्लो चार्ट के जरिए हमने समझा था, वहाँ पर हमने एक जगह पर जिक्र किया था कमिटीज़ का भी। कमिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि कोई भी अगर बिल वगैरह है तो वो कमिटीज़ को दिया जा सकता है, कोई भी ड्राफ्ट बिल, उसके ऊपर कमिटीज़ जो है बाकी काम जो है वो कर सकती है। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। ठीक है, यानी कि कुछ लेजिस्लेटिव पर्पसेस हैं, उनके लिए जो है कुछ कमिटीज़ का अपॉइंटमेंट किया जाता है। These committees play a vital role not merely in law making but also in the day-to-day business of the house। ठीक है, लॉ मेकिंग में तो मतलब कानून बनाने संबंधी कार्यों में तो ये कमिटीज मदद करती ही हैं, और साथ ही साथ जो डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस होते हैं उसमें भी ये हेल्प करती हैं। तो डे टू डे बिजनेस के लिए भी अलग से कमिटीज होती हैं। ठीक है, सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि पार्लियामेंट के क्या होते हैं, पार्लियामेंट के सत्र होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, तो इस तरीके के पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। अब पार्लियामेंट तो केवल सेशंस के टाइम पर ही बैठेगी, तो इसलिए उसके पास क्या होगा, उसके पास बहुत कम समय होगा, सीमित समय होगा। तो द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब जिस संबंध में अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि वो जो इशू है, जो मुद्दा है, उसकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन इन टाइम। अब अगर उसकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए तो उसके लिए ज्यादा अटेंशन की जरूरत भी है और ज्यादा टाइम की जरूरत भी है। ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आल्सो, जैसे कि स्टडीइंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्ट्री। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने डिमांड की है ग्रांट्स की, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो पैसा क्यों चाहिए, कितना उसका यूज हो पाएगा, क्या क्या जगह पर उसका यूज किया जा सकता है, तो इस तरीके की सारी स्टडीज करने के लिए भी कमिटीज की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब किसी मंत्रालय के अंदर, किसी मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, तो उसके अंदर जितना भी खर्चा वगैरह हो रहा है, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उनको देखने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन के अगर कोई केसेस हैं, ठीक है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कमिटीज की जरूरत पड़ती है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो इसी तरीके के काम करती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जितना यहां पर दिया गया है हम लोग फिलहाल उसको फोकस कर रहे हैं। बाद में आगे जाके हम लोग जब अपना यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमिटीज का टॉपिक जो है आप लोगों को अलग से कवर करवा दिया जाएगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी कमिटीज होती हैं और इनके स्पेसिफिकली कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है,
सिंस 1983 इंडिया हैज डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का एक प्रोविजन बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया है 1983 1983 के बाद। देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज। ठीक है, 20 से ज्यादा मतलब 24 के आसपास ये है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड होती है। इसमें से कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं जो लोकसभा के अंदर होती है, कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं जो राज्यसभा के अंदर होती है। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा कि इसको आगे जाके आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कौन सी कमेटी कहां पर है, किसके अंडर में है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और क्या क्या इनके काम होते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का काम कुछ नहीं है, आप इसको समझ के चलिए। स्टैंडर्ड कमेटी जो है वो डिपार्टमेंट से अटैच है। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट के जो भी काम होंगे, उनका बजट है, उनका खर्चा है, और उस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी बिल वगैरह अगर हाउस में आ रहा है, सदन में आ रहा है, तो उससे संबंधित कार्य जो है वो स्टैंडिंग कमिटीज करेंगी, जो भी जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज एक होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है? दे हैव ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ एमिनेंस इन अवर कंट्री। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल। किसी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जा सकती है, लाइक द जॉइंट कमिटी टू डिस्कस बिल और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ठीक है, यानी किसी बिल को डिस्कस करने के लिए, किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को डिस्कस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस तरीके की कमिटीज बनाई जा सकती है। ठीक है, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक फीचर है, या आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों हाउसेस से आते हैं। ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। चलिए आगे देखते हैं। द कमेटी सिस्टम हैज रिड्यूस्ड द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। अब जैसे ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको बताया कि लॉ मेकिंग की प्रोसीजर में पार्लियामेंट का रोल क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट का या किसी मिनिस्टर का रोल क्या होता है, उसके डिपार्टमेंट का, उसके अंडर के जो ब्यूरोक्रेसी है उनका रोल क्या होता है कि वो एक ड्राफ्ट बिल वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, अब वो ड्राफ्ट बिल वगैरह कहां से आता है? ड्राफ्ट बिल वगैरह जनरली जो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह जो है उस डिपार्टमेंट से संबंधित, वो इसका पूरा का पूरा स्टडी करती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है इस बिल को लाना, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर स्टडी की जाती है, कितना हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। सब चीजों को स्टडी करने के बाद एक ड्राफ्ट बिल जो है वो तैयार किया जाता है, और उसके बाद उसको किसी मिनिस्टर के थ्रू जो है हाउस में पेश करवा के फिर उसके ऊपर डेलिब्रेशन, डिस्कशन, वोटिंग वगैरह करवाने के बाद उस बिल को पास कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कमिटीज का जो रोल है, ऐसा अगर हम बात करें तो वो जिसको बोला जाता है बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द सीन वाला जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें सिर्फ जो आगे होता है, पर्दे के जो आगे चीज होती है वो दिखाई देती है, हम सिर्फ जो पीछे की मेहनत है उसकी वो नहीं देखते, या जो उसके पीछे जितने लोग लगे हुए हैं हम वो नहीं देखते। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई मूवी अगर बनती है तो मूवी में हम क्या देखते हैं, हमें सिर्फ एक्टर, एक्ट्रेस और जितने भी रोल होते हैं जो आगे दिखते हैं, हमें सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन एक मूवी बनने के पीछे आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे जो और क्रू मेंबर जिनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो आपके कैमरामैन है, जो आपके स्पॉइल्ड बॉयज हैं, लाइट बॉयज हैं, जो मेकअप मैन होते हैं, जो पूरा का पूरा सेटअप डिजाइन करते हैं, तो इस तरीके के सारे लोग जो है इनका भी बहुत ज्यादा रोल है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मूवी नहीं बन सकती या एक अच्छी मूवी नहीं बन सकती। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो पूरी की पूरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इसमें हमें सिर्फ आगे से क्या दिखता है, हमें मिनिस्टर्स दिखाई देते हैं, हमें जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, सिर्फ वो दिखाई देते हैं, हमें स्पीकर दिखाई देते हैं, बाकी लेकिन हमें इसके पीछे के जो ये कमिटीज है और कमिटीज के जो सदस्य है वो नहीं दिखाई देते। ठीक है ना, ये चीजें है इस तरीके से थोड़ा सा इसको रिलेट करके चलेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और याद भी बड़ी आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि कमेटी सिस्टम ने क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसका बर्डन या उसका बोझ को क्या किया है, कम किया है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू कमिटीज। कमिटीज को कुछ बिल्स वगैरह जो है वो रेफर भी किए जाते हैं और किए गए भी हैं। द पार्लियामेंट में मेयरली अप्रूव्ड द वर्क डन इन द कमिटीज विद फ्यू ओकेजनल ऑल्टरेशंस। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि ड्राफ्ट बिल वगैरह बनाया जाता है कमेटी के द्वारा, तो पार्लियामेंट जनरली क्या करती है कि जो कार्य कमेटियों ने किया है उसको अप्रूव कर देती है कुछ ओकेजनल ऑल्टरेशंस के साथ, यानी कि कुछ चेंजेस के साथ, और वो भी नॉट रेगुलर चेंजेस। ओकेजनल चेंजेस मतलब कभी कभार इस तरीके के चेंजेस जो है वो कर लेती है। ठीक है, Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. अब ये बात तो ऑब्वियस ही है कि कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, और कोई भी ग्रांट्स वगैरह या कोई भी बजट वगैरह जो है वो सैंक्शन नहीं हो सकता जब तक उसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव ना किया जा सके। वही बात है कि पार्लियामेंट जो है वो आपकी एक तरीके से आप कहेंगे कि पर्दे के आगे काम कर रही है और जो कमिटीज है वो पर्दे के पीछे काम कर रही है। ठीक है, बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स द सजेशंस मेड बाय द कमिटीज। तो जनरली ऐसा बहुत
कम देखने को मिलता है, बहुत कम इंस्टेंसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कमिटीज वगैरह ने जो भी सजेशंस या जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह दी हैं, पार्लियामेंट्री उसको रिजेक्ट या उसको खारिज जो है वो नहीं करती है। ठीक है, जनरली उन्होंने जो चीज़ बता दी है उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें कुछ ओकेजनल ऑल्टरेशंस वगैरह करके, कुछ चेंजेस वगैरह करके उसको फिर अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट की जो कमिटीज है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जिनको बोला जाता है, संसदीय कमिटियां, उनके बारे में क्या उनका रोल है, थोड़ा सा एक बेसिक मैं कहूंगा ये, ठीक है, या मैं कहूंगा कि एक बैकग्राउंड आप लोगों का तैयार हो चुका है, थोड़ा सा आप चीजें समझ चुके हैं कि इनका रोल वगैरह क्या है। बाकी इनको डिटेल में जाके हम लोग जब अपना पार्लियामेंट का टॉपिक कवर करेंगे, जो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके आगे जाके हम इस टॉपिक को पूरे डिटेल में एक बार और देख लेंगे अच्छे से कि क्या क्या इसमें कमिटीज वगैरह है और क्या क्या इनके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। ठीक है, देखिए, पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम। ये हमें पता है कि पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां पर डिबेट्स वगैरह किए जाते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट्स वगैरह वहां पर हो सकते हैं। इट इज थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। ये भी हमें पता है कि इन डिबेट्स के जरिए ही पार्लियामेंट क्या करती है, अपने जो वाइटल फंक्शंस है, जो जरूरी कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य है, उनको ये किया जाता है। सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल and orderly so that the functions of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact। ठीक है, तो इस तरीके की जो डिस्कशंस वगैरह है वो वेग डिस्कशन नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल डिस्कशन होने चाहिए, ऑर्डरली तरीके से होने चाहिए। ऑर्डरली तरीके से होने चाहिए का मतलब है कि जैसे सदन में ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको डिस्कस करने का टाइम दिया जा रहा है किसी भी बिल के ऊपर, तो आप उस पर सीरियसली डिस्कशन करें, आप उसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करें। ऐसा ना हो कि आप वहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि डिस्कशन जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ऑर्डरली होने चाहिए, ताकि जो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट है वो स्मूथली चल सके और उसकी जो डिग्निटी है, जो संसद का जो गौरव है, वो बना रह सके। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज मेड सर्टेन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ इस तरीके के प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग बिजनेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उसके स्पीकर होते हैं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर वो डिप्यूटी स्पीकर हो जाएंगे, और जो हमारी राज्यसभा है उसके केस में कौन होते हैं, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और हमने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दैट बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है कि जो उस ऑफिस के हेड होंगे, यानी कि जैसे लोकसभा के, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर प्रिसाइड कर रहे हैं, जो उसके ऊपर कमांड कर रहे हैं पूरी की पूरी प्रोसीजर के ऊपर, तो ठीक है, वो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हो जाएंगे, और वहां पर हो जाएंगे राज्यसभा के केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही काम रहेगा कि जो इस तरीके के लेजिस्लेचर ऑफ द, जो बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी काम है उनको किस तरीके से रेगुलेट वगैरह करवाना है, फाइनल अथॉरिटी रहती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। ठीक है, इसके बाद देयर इज वन मोर वे in which the presiding officers control the behavior of the members। तो presiding officers के पास एक तरीका और होता है जिससे वो members के behavior को, यानी कि सदस्यों के आचरण को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी बताते हैं आपको क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मोस्ट इसीलिए यहां पर लिखा गया है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो किसी ना किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 500 सीट का चुनाव हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें से 490 जो है वो किसी ना किसी पार्टी से संबंधित हो। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 200 लोग जो है वो मान लीजिए पार्टी ए से आए हैं, 250 लोग जो है वो पार्टी बी से आए हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से कितने बचेंगे, इसमें 40 लोग बचे हैं वो सी पार्टी से आए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन पार्टीज के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़े होंगे, मतलब इन पार्टीज की तरफ से चुनाव लड़े होंगे और उसके बाद ये जीत के आए हैं। ठीक है, अब बाकी ऐसा हो सकता है कि 10 लोग ऐसे हों कि जो निर्दलीय हो, जिनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, जो किसी पार्टी के टिकट से, मतलब किसी पार्टी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। ऑल नहीं लिखा है। ठीक है, ये तो इस लाइन का मतलब समझाने के लिए मैंने आपको पूरा समझाया। आगे देखिए क्या है, What would happen if they decide to leave the party after getting elected? अब मान लीजिए ये जो 200 लोग हैं, ये जो 200 सांसद हैं, ये ए पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के आए हैं। अब इनमें से मान लीजिए 5 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जीतने के बाद, अब ये जीत के तो आए हैं इस पार्टी के नाम पर। ठीक है, अब इंडिया में तो आपको पता है कि पार्टी पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा है, यहाँ पर कैंडिडेट को देख के एज सच तो मतलब आई डोंट थिंक कि वोटिंग वगैरह होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत कम वोटिंग होती है। ठीक है ना, पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह यहाँ पर ज्यादा है।
तो अब मान लीजिए ये जो 200 लोग हैं ये पार्टी ए के टिकट पर चुनाव लड़के आए हैं। अब इसमें से 5 अगर लोग ये कह दे रहे हैं जीतने के बाद कि हम इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या ऐसा करना संवैधानिक है? देखते हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, देखते हैं। फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वॉज अनरिजॉल्व। ये जो इशू है, जो मुद्दा है, ये अनरिजॉल्व था, ठीक है। कब तक? इंडिपेंडेंस के काफी सालों बाद तक। फाइनली देयर वॉज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट द लेजिस्लेटर who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party, ठीक है। इसके बाद एक एग्रीमेंट इस तरीके का बना पार्टीज के बीच में। उसमें क्या लिखा गया कि कोई भी लेजिस्लेटर जो किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के आया है वो किसी दूसरी पार्टी में डिफेक्ट नहीं कर सकता। डिफेक्ट करने का मतलब है कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है। इस पर लेकर एक अमेंडमेंट हुआ था। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, जो है 52nd यानी कि 52वां संशोधन, नॉट संविधान संशोधन, इट्स अ संशोधन विधेयक, ठीक है। 1985 में आया था। इट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 1985 52nd अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर आया है, ठीक है। इसी के बाद इस अमेंडमेंट को जो है वो मॉडिफाई भी किया गया है 91st अमेंडमेंट में। 91st अमेंडमेंट आपका जो है वो 2003 का है, ठीक है। और यहां पर आपको अगर बात पता होगी तो ये इसके तहत एक 10th शेड्यूल जो है, जो 10वीं अनुसूची है, वो ऐड की गई है, जो एंटी डिफेक्शन से ही संबंध रखती है, ठीक है। इसको लेकर क्या पूरी की पूरी प्रोसीजर है या क्या चीजें होती है इससे रिलेटेड, वो भी हम आपको आगे जाके जो 10th शेड्यूल है उसको पूरा समझा देंगे। तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि डिफेक्शन वगैरह के ग्राउंड्स क्या है और किस स्थिति में या किस आधार पर किसी को भी एंटी डिफेक्शन या डिफेक्शन के तहत जो है वो दोषी पाया जा सकता है, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे हाउस के is the authority who takes final decision on all such cases। फिर वही बात है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना ज्यादा है, ठीक है। कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही जो है वो इस तरीके के केसेस में फाइनल डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज है, ठीक है। इफ इट इज प्रूफ दैट अ मेंबर हैज डिफेक्टेड, अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि किसी मेंबर ने डिफेक्ट किया है, देन सच मेंबर लूजेस द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो वो उसकी जो सदन की सदस्यता है यानी कि जो मेंबरशिप ऑफ द हाउस है वो खत्म हो जाएगी। बिसाइड्स सच अ पर्सन इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप एक्सेट्रा, ठीक है। ये बात हमने पहले भी समझी है जब हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर। वहां पर भी हमने ये बात समझी थी कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति, ठीक है, वहां पर हमने क्या समझा था, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने देखा था कि मिनिस्टर्स किसी को भी बनाया जा सकता है। यूजुअली जो मेंबर्स यानी कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो प्रेजेंट में क्या है, जो प्रेजेंट में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। उनको हालांकि फिर वही प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतना होता है। तो यहां पर एक चीज ये लिखी गई है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो डिस्क्वालिफाइड है ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन या डिफेक्शन के ग्राउंड पर जो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ द हाउस, की वो हाउस के मेंबर नहीं बन सकते, तो ध्यान रखिएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड है मंत्री बनने के लिए भी, वो मंत्री भी नहीं बन सकते। ये बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो प्रोविजन आया है ये 91st अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत ही आया है और ये वैलिड है फॉर बोथ दी केसेस। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी वैलिड है और यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के केस में भी ये वैलिड है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं डिफेक्शन क्या होता है। व्हाट इज डिफेक्शन? इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, ठीक है। अगर पार्टी का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, अगर वो आपसे ये बोलता है कि आपको सदन में हाजिर रहना है, ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं रहते, अब देखिए ऐसा क्यों बोला जाएगा, आप पहले बताइए मुझे कि पार्टी लीडरशिप आपको क्यों बोलेगा सदन में हाजिर रहने के लिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिसके ऊपर वोटिंग होनी है, ठीक है। अब पार्टी तो ये चाहेगी कि अगर हमारी सरकार मेजोरिटी में है तो हमारे सारे के सारे मेंबर जो है वो प्रेजेंट रहें, ताकि वोटिंग वगैरह अगर हो तो उसको फिर बिल आराम से पास हो जाए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो पार्टी लीडरशिप में होती है कि पार्टी लीडरशिप, जो पार्टी का नेतृत्व है, वो आपको हाउस में प्रेजेंट होने के लिए बोले। लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो ये भी एक डिफेक्शन का केस है। या फिर आप पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज होती है, एक टर्म बोला जाता है, दैट इज नोन एज व्हिप, ठीक है। व्हिप बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर व्हिप जारी कर दिया गया है मतलब पूरी की पूरी पार्टी की तरफ से, तो उसमें यह होता है कि फिर जितने भी उस पार्टी के सांसद हैं, ठीक है, सांसद हैं चाहे विधायक हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस स्टेज पे बात कर रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर की या फिर स्टेट पे। तो व्हिप का मतलब ये होता है कि अगर व्हिप जारी कर दिया गया है तो अगर कोई भी वोटिंग वगैरह इस तरीके की होगी तो आपको फिर जो पार्टी जिस तरीके से आपको बताएगी आपको उस तरीके से ही वोटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, अगर आप व्हिप का
उल्लंघन करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, तो फिर वो एंटी डिफेक्शन का केस आपके खिलाफ बन सकता है। ठीक है, 2 केसेस तो मैंने आपको ये बता दिया। और तीसरा केस ये है कि वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन। अगर वो पार्टी की जो मेंबरशिप है वॉलंटरीली लीव करने में, ठीक है, अगर उनको निकाला जाता है पार्टी से तो बात अलग है। अगर वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है पार्टी की सदस्यता को छोड़ते हैं तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा। ठीक है, experiences of the past 20 years show that anti-defection amendment has not been able to curb defections। ठीक है, इस तरीके के जो एंटी डिफेक्शंस के अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, इससे डिफेक्शंस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ है, बट इससे एक फायदा हुआ है कि इट हैज गिवन एडिशनल पावर्स टू द पार्टी लीडरशिप एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, पार्टी लीडरशिप के ऊपर ज्यादा पावर कैसे आई है? यही वाली बात है कि वो व्हिप जारी करवा के या फिर इस तरीके की बातें बोल के कि आपको प्रेजेंट रहना है, तो उनके पास ज्यादा पावर आई है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर कैसे आई है? क्योंकि एंटी डिफेक्शन से संबंधित जो भी अथॉरिटी है, जो भी फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, वो किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास ही है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और जो हमारी जो राज्यसभा है वहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का ही जो है वो डिसीजन फाइनल होता है आपका इसको संबंधित, डिफेक्शन से संबंधित। और डिफेक्शन के बारे में या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप के बारे में 102 के संविधान 102 के क्लॉज 2 और 191 के क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक है, ये पार्लियामेंट से संबंधित है और ये वाला आपके स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको जब पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको वहां पर हम 10th शेड्यूल जो है, जो 10वीं अनुसूची है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, उसके बारे में भी आपको पूरी चीजें समझाएंगे कि क्या क्या डिटेल में ग्राउंड्स वगैरह है, किस आधार पर किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस को माना जाएगा कि ही और शी हैज डिफेक्टेड। ठीक है, वो एक जनरल मैंने आपको ये चीज बता दी कि ये 3 ग्राउंड्स हैं। अगर आप पार्टी लीडरशिप के कहने के बाद भी एब्सेंट रहते हैं, पार्टी के कहने के अगेंस्ट अगर आप वोटिंग करते हैं, और अगर आप पार्टी की सदस्यता को अपनी स्वेच्छा से लीव करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि इसको बाद में जाके हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन का लेक्चर जो है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है यहाँ पर 5 पार्ट के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं तब भी, या फिर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ यूपीएससी वगैरह की, तब भी आपको आई थिंक कि ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक आपका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक बैकग्राउंड बन गया है या एक बेस बन गया है, जिसके ऊपर अब हम कल से जो है डिटेल में पार्लियामेंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से अब हम जो है अपने अदर सोर्सेज को जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, वहां से अब हम लोग पार्लियामेंट का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ज्यादा लेक्चर्स उसमें लगेंगे, लेकिन आराम से उसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग एक एक कंसेप्ट, एक एक क्लॉज को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल से इसको आगे बढ़ेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आप अपनी बात पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज नोट्स वहां पर डेली अपडेट किए जाते हैं, और जो क्विजेस वगैरह है वो भी आप लोगों के लिए वहां पर चैप्टर वाइज दे दिए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग जो है अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर पाए। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कोई आपका डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।